दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार मद्य निषेध सिपाही परीक्षा में हर साल 30 से 40% सवाल सीधे पिछले सालों के पेपर से छपते हैं। आज का सेट 10 बिल्कुल वही मास्टर सेट है। अगर आपने आज की क्लास बीच में छूटने की गलती की तो एग्जाम हॉल में बहुत पछताओगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश का सबसे प्रतापी शासक था? तो याद रखना है, कनिष्क जो है तो ये कुषाण वंश का शासक था। और कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना है, पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। और शक संवत की शुरुआत किसने की? तो याद रखना कनिष्क ने। और चरक यानी कि आयुर्वेद के विद्वान किसके दरबार में थे? तो याद रखना कनिष्क के। तो फर्स्ट का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो 2 का आंसर आपको याद रखना है, किसको कहा जाता है? तो याद रखना बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को, जो कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना है श्रीगुप्त। और हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो हरिसेन जो है ना तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो याद रखना कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो 2 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखो याद रखना है, चीनी यात्री जो फायान है नो तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो याद रखना विक्रमादित्य की उपाधि। और यहाँ पे महरौली का लौह स्तंभ किसने बनवाया था? तो याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और चीनी यात्री हैंसंग किसके समय भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में। तो 3 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो देखो ये जो कि कैलाश मंदिर का निर्माण है नो एलोरा में, तो ये जो कि राष्ट्रकूट के शासक ने करवाए थे। और कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया? तो याद रखना कृष्ण प्रथम ने। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग। महाबलीपुरम के रथ मल्दिनों का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना पल्लव शासकों ने करवाया। तो 4 का आंसर आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो देखो ये जो कि संगम साहित्य है तो ये तमिल भाषा में लिखा गया है। संगम का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना कवियों की गोष्ठी या सभा इसका अर्थ होता है। दक्षिण भारत में चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना विजयालय था। और यहाँ पे नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस काल की है? तो याद रखना ये चोल काल की है। तो आपको याद रखना है 5 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखो 6 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्तमान में जो कि 12 अनुसूची है। और मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो याद रखना है 8। और 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो ये जो कि प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। और पंचायती राज का वर्णन किस अनुसूची में है? तो याद रखना 11वीं अनुसूची में। तो 6 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। किस में है? तो देखो ये जो कि 10वीं अनुसूची में है, जो कि दल बदल विरोधी कानून किस में है? तो 10वीं अनुसूची में। और 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो याद रखना 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। और 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। नगर पालिकाओं का वर्णन किस अनुसूची में है? तो याद रखना 12वीं अनुसूची में है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 8 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान है? तो देखो अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान जो कि ये अनुच्छेद 17 में है। विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना अनुच्छेद ये 18 में है। और प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 19 के 1 के ए में है। तो आपको याद रखना है 8 का आंसर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो देखो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर जो कि ये अनुच्छेद 61 में दी गई है। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में है? तो ये जो कि अनुच्छेद 52 में है। और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? तो ये जो कि अनुच्छेद 72 से मिलती है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। तो आपको याद रखना है 9 का आंसर आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है,
वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो देखो वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है नो, तो ये राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत करते हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो ये जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो देखो राज्य में पूछा है राष्ट्रपति शासन, तो जो कि ये अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। और भारत में वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगा है? तो वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा हुआ है भारत में। तो 10 का आंसर आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, पेंजिया के विभाजन के बाद उत्तरी भूखंड को क्या नाम दिया गया था? तो देखो ये जो कि पेंजिया का विभाजन हुआ, तो उत्तरी, यहाँ पे उत्तरी भूखंड को जो कि लॉरेंसिया नाम दिया गया। और दक्षिणी भूखंड को क्या नाम दिया गया? तो याद रखना गोंडवाना नाम दिया गया। और भारत का प्रायद्वीपीय पठार किसका हिस्सा है? तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और इन दोनों भूखंडों के बीच कौन सा सागर था? याद रखना 33 सागर। तो आपका आंसर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त मारियाना गर्त कहाँ स्थित है? तो 12 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। आपको याद रखना है मारियाना गर्त कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये जो कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में पाया जाता है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो देखो हिंद महासागर का पूछा है, तो जो कि शुंडा गर्त, जो कि ये हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। तो 12 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखना गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी कहाँ कहाँ से निकलती है? तो ये जो कि गंगोत्री हिमनद से निकलती है, उत्तराखंड से। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो चौड़ी नदी पूछा है, तो ये जो कि ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। तो 13 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखना गोदावरी नदी है, जो कि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और गोदावरी नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो कि इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी को कहा जाता है। और यहाँ पे गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखना त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, जो कि ये नासिक महाराष्ट्र में है, वहाँ से निकलती है। तो 14 का आंसर आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो देखो ये जो कि माजुली द्वीप है नो, तो ये जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। और माजुली द्वीप भारत के किस राज्य में है? तो याद रखना असम में। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपू के नाम से जाना जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को। और बांग्लादेश में गंगा को क्या नाम से जाना जाता है? तो याद रखना पद्मा से। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी, जो कि ये डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा की जगह क्या बनाती हैं? तो ये जो कि ज्वारन द मुख बनाती है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखना अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो याद रखना अरब सागर में। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? तो याद रखना 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। और पहली रेलगाड़ी किन दो स्टेशन के बीच चली? तो याद रखना मुंबई से ठाणे, जो कि 34 किलोमीटर चली थी। और भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 1905 में। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा जो कि याद रखना है NH-44 है। और NH-44 किन दो शहरों को जोड़ता है? तो याद रखना श्रीनगर से कन्याकुमारी को। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-47A, जो कि ये नया नाम इसका है। NH 327 भी इसका नया नाम रखा हुआ है। तो आपको याद रखना है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो ये जो कि सड़क मार्ग से संबंधित है, आपको याद रखना है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में GST मतलब कि वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया? तो 19 का आंसर आपका ऑप्शन
बी हो जाएगा। कब लागू किया गया था? तो देखो ये जो कि 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था भारत में जीएसटी। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो याद रखना ये अप्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश, तो याद रखना फ्रांस हो जाएगा। और भारत में जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ? तो याद रखना है विजय केलकर समिति के सिफारिश पर लागू हुआ। तो 19 का आंसर आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो देखो प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट टैक्स का पूछा है, तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो कि आयकर है नो, तो ये जो कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। और निगम कर किस प्रकार का कर है? तो याद रखना ये जो कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। संपत्ति कर किस प्रकार का कर है? तो ये भी प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। और सेवा कर सर्विस टैक्स किस प्रकार का उदाहरण है? तो याद रखना ये अप्रत्यक्ष कर है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो देखो ये जो कि साउंड वेव जो होती है ना, तो ये किस प्रकार की तरंगे होती है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये अनुतरंग धैर्य होती है। और प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती? तो ध्वनि पूछा है, तो ये जो कि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। और ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो याद रखना ठोस में होती है सबसे अधिक। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के कान कितनी आवृत्ति वाली ध्वनि सुन सकती है? तो याद रखना 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनि मनुष्य का कान सुन सकता है। तो 22 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा। और 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को क्या कहते हैं? तो याद रखना यहाँ पे अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को क्या कहते हैं? तो पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। और चमगादड़ रात में उड़ने के लिए कौन सी तरंगे निकालते हैं? तो याद रखना पराश्रव्य तरंगे निकालते हैं। तो 22 का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहता है? तो देखो जब कोई परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अवकरण यानी कि अपचयन कहलाती है। और ऑक्सीकरण में परमाणु की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ती है। और लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो याद रखना ऑक्सीकरण का ये उदाहरण है। तो 23 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र जो कि NaCl होता है। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखना NaHCO3 है। और धोने के सोडे का सूत्र क्या है? तो याद रखना Na2CO3.10H2O होता है। और सोडियम को हमेशा किस में डुबोकर रखा जाता है? तो याद रखना मिट्टी के तेल में यानी कि केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है सोडियम को। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखना ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहते हैं। और मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो याद रखना मटर के पौधे को। और यहाँ पे उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो देखो यहाँ पे हुगो डी व्रिज ने जो कि उत्परिवर्तन के सिद्धांत दिए। और यहाँ पे विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखना चार्ल्स डार्विन ने। तो 25 का आंसर आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, आलू निम्नलिखित में से किसका रूपांतरिक रूप है? तो देखो आलू जो है ना, तो ये जो कि ताना का रूपांतरिक रूप है। और हल्दी और अदरक किसका रूपांतरण है? तो याद रखना ताना का। और गाजर मूली और सलगम किसका रूप है? तो याद रखना जड़ का। और प्याज और लहसुन किसका रूपांतरण है? तो याद रखना ये ताना का। तो 26 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो याद रखना है जो कि ये सूक्ष्म पुष्प कली से प्राप्त होती है। और केसर पौधे किस भाग से मिलता है? तो याद रखना वर्तिकाग्र से। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये जो कि बीज से। अफीम पौधे के किस भाग से मिलती है? तो याद रखना कच्चे फलों के दूध से। तो आपको याद रखना है 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे वायुमंडल से जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं
और प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है, तो याद रखना लाल रंग के प्रकाश में। और पौधे की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो ये जो कि क्लोरोफिल के कारण होता है। तो आपको याद रखना है 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। तो देखो ये जो कि शब्द का प्रयोग किए थे अर्नेस्ट हैकेल ने। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो याद रखना एजी टेंसले ने दिए थे। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है। और खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो उत्पादक कहलाते हैं। तो 29 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना है 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, जो कि यहाँ पे जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। और देखो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना शांत घाटी मतलब केरल में है और पश्चिमी घाट में। और यहाँ पे अमेजन वर्षा वन को क्या कहता है कहा जाता है, तो याद रखना पृथ्वी का फेफड़ा कहता है। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 22 मई को मनाया जाता है। तो 30 का आंसर आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो आपको याद रखना जो कि इसका सितार से है। तो 31 का आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो याद रखना शहनाई से है। और यहाँ पे जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना तबला के लिए। और यहाँ पे अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो याद रखना सरोद से है। तो 31 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं, तो याद रखना बांसुरी के। और यहाँ पे पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो याद रखना बांसुरी से। और यहाँ पे शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो याद रखना संतूर से है। और भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है, तो याद रखना वीणा को माना जाता है। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 33 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो याद रखना 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है 16 दिसंबर को। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को। तो 33 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो याद रखना 8 मार्च को। और यहाँ पर राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। युवा राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को। तो आपको याद रखना है 34 का आंसर आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, तो याद रखना क्योंकि इसी दिन मतलब 1948 में WHO की स्थापना हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल 1948 की इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को। और संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 24 अक्टूबर को। तो 35 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्रिकेट मैदान ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये कानपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। और देखो यहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है, मुंबई में है। AM चित्रास्वामी स्टेडियम कहाँ है, तो याद रखना बेंगलुरु में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, तो अहमदाबाद में है। तो 36 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध ईडन गार्डन्स स्टेडियम किस शहर में स्थित है, तो याद रखना 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये जो कि कोलकाता में स्थित है। यहाँ पे अरुण जेटली स्टेडियम जो कि पुराना नाम इसका फिरोज शाह कोटला था, और कहाँ ये है, तो ये नई दिल्ली में है। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, तो याद रखना हैदराबाद में है। और यहाँ पे सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो याद रखना जयपुर में स्थित है।
तो 37 का आंसर आपको ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्ट लेक स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है ये किस खेल के लिए, तो ये फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में है। और शिवाजी स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हॉकी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि दिल्ली में है। ध्यानचंद नेशन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये जो कि नई दिल्ली में स्थित है। तो 38 का आंसर आपको ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक के सम्मान में मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है सीवी रमन के सम्मान में जो कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 28 फरवरी को। और सीवी रमन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो याद रखना है रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। और भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखना है विक्रम साराभाई को माना जाता है। तो 39 का आंसर आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाई जाती है। और यहाँ पे बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 40 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 41 नंबर क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना है शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। और शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना विदिशा में। और महर्षि पतंजलि किसके दरबार में थे? तो याद रखना पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है? तो याद रखना अग्निमित्र है। तो 41 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना है पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो 42 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कांचीपुरम, जो कि पल्लव वंश की राजधानी थी। चोर वंश की राजधानी कहाँ थी? याद रखना तंजौर थी। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना बदामी मतलब वातापी में थी। और पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना मदुरै में थी। तो 42 का आंसर आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो अनुच्छेद 40 में, जो कि इसमें ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। और यहाँ पे समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना अनुच्छेद 44 में। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस में है? तो याद रखना अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना अनुच्छेद 51 में है। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो देखो चौड़ी नदी पूछा है तो याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में पहले प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो 44 का आंसर आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किन दो शहरों को जोड़ता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है नो, तो ये दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। और यहाँ पे NH राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किन शहरों को जोड़ता है? तो दिल्ली से कोलकाता को। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो याद रखना क्या कहते हैं? तो GT रोड कहते हैं, मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना शेरशाह सूरी ने। तो 45 का आंसर आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो याद रखना डेसिबल है। और ध्वनि की आवृत्ति किस में मापी जाती है? तो ये जो कि हर्ट्ज में मापी जाती है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ओम है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आदर्श ध्वनि स्तर क्या है? तो याद रखना 45 डेसिबल हो जाएगा। तो आपको याद रखना है 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो आपको याद रखना है भौतिक परिवर्तन पूछा है तो जो कि ये पानी का बर्फ में बदलना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के गुण बदलते हैं या नहीं? तो नहीं बदलते हैं।
और लोहे पर जंग लगना और दूध से दही बनना किसका उदाहरण है? तो याद रखना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और मोमबत्ती का पिघलना कैसा परिवर्तन है? तो देखो मोमबत्ती का जो कि पिघलना ये जो कि भौतिक परिवर्तन है, परंतु जलना जो कि ये रासायनिक परिवर्तन है। तो आपको याद रखना है 47 का आंसर आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किसने किए थे? तो देखो यहाँ पे लुइयन हॉक ने जीवाणु की खोज किए थे। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। रेबिस के टीके की खोज किसने की? तो रूई पास्टल ने। और चेचक के टीके की खोज किसने की? तो याद रखना एडवर्ड जेनरल ने। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 16 दिसंबर को। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो याद रखना समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो याद रखना डॉप्सन है। और ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है? तो याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो कि सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों 50 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और देखो यहाँ पे कटक किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना महानदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो याद रखना चेन्नई में स्थित है। और यहाँ पे किन्नन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में स्थित है। तो दोस्तों 50 का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताइए और आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया ये भी कमेंट कर बताइएगा लो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। ओके गाइस बाय।